हेलो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हेलो शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। एसएससी एमटीएस हवलदार की एग्जाम होने वाली दोस्तों 2020 21 22 के पीवाईक्यूज पर आधारित जीके जीएस के जो भी प्रश्न बन सकते हैं उन सभी एक्चुअल प्रश्नों को आज तो मैंने ये देखिए आपके सामने जो है 18/7/2022 का जो पेपर था, जो है 2021 वाली जो पेपर है जो 18/7/2022 को होता है, उस पेपर के सभी प्रश्नों को हूबहू मैं कॉपी करके या स्क्रीनशॉट लेकर के आपके सामने लाने की कोशिश किया हूं तथा उनसे संबंधित जो है टोटल ओरिजिनल प्रश्न, ये देखिए आपके सामने एक्चुअल प्रश्न जो प्रश्न जो है एग्जाम में आया हुआ है 18/7/22 का 9 AM से 10:30 AM के बीच की जो पाली में था उस प्रश्न का एसएससी एमटीएस देखिए एमटीएस नॉन टेक्निकल हवलदार एग्जामिनेशन 2021 2022 में हुई थी। उससे उससे संबंधित प्रश्न तो आपको लगभग हर जगह मिल जाएंगे, वह बड़ी बात नहीं है। उससे संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट या फिर क्या प्रश्न बन सकते हैं 2023 में, कैसे प्रश्न आएंगे, आज आपको ओरिजिनल प्रश्न देखने का, ओरिजिनल प्रश्नों को सॉल्व करने का या ओरिजिनल प्रश्नों से बनने वाले प्रश्नों को समझने का मौका मिलेगा। तो चलिए लाइक करिए वीडियो को, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके आगे बढ़िए। पहला प्रश्न आपके सामने देखिए कुछ इस प्रकार है, हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रश्न आपको मिलेंगे। कुछ प्रश्न देखिए सब हिंदी के ही है, इंग्लिश में भी है। जैसे मुझे मिला है ओरिजिनल मैंने आंसर सहित कॉपी करके आपके सामने ला कर रख दिया है। एक्स्ट्रा फैक्ट भी देने की कोशिश करूंगा, जैसे कि हर बार अलग तरीके से देता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी? 1 पे पीनियल, 2 पे हाइपोथैलेमस, 3 पे पैनक्रियास, 4 पे लीवर। जैसा कि इसमें सही उत्तर ऑलरेडी लगा हुआ है, मैंने इसमें कोई भी छेड़खानी टाइप वगैरह कुछ नहीं किया, जस का तस ला करके रख दिया है। यही देखिए ओरिजिनल प्रश्न है दोस्तों। इसके पहले मैं जो टाइप करके लाता था लोगों को लगता था कि प्रश्न चेंज कर दे रहे हैं, क्वेश्चन आईडी वगैरह सब कुछ आपके सामने है। ये प्रश्न आया हुआ पेपर है तो लीवर सही हो जाएगा। लेकिन अब यह तो मतलब यहाँ पर ये पूछा हुआ है कि लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है ह्यूमन बॉडी की, लीवर है। तो इस टाइप के तो प्रश्न बन रहे हैं। लेकिन इससे संबंधित अब ये तो लीवर तो अब आएगा नहीं, पिछली बार आ चुका, तो इससे संबंधित और सारे प्रश्न आएंगे जो आपके सामने है। लार में टाइलिन नामक, अब समझिए ग्रंथियों को जो है मुंह से लेकर के जो है उत्सर्जन तंत्र तक हम जो है समझेंगे पूरी ग्लैंड्स को। जब भोजन का जो है शुरुआत से लेकर के भोजन के अंत तक, जब छोटी आंत बड़ी आंत तक की क्रिया को आराम से समझेंगे। और भी इसी तरह से इंटरेस्टिंग कंटेंट है दोस्तों, बस अंत तक बने रहिए, मजा आने वाला है। एग्जाम में सीधे आने वाले प्रश्नों को बताऊंगा। लार में टाइलिन नामक एंजाइम होता है। जब हम भोजन को मुंह में डालते हैं, उसको चबाते हैं, तो वो जो है हमारे मुंह में जो है टाइलिन एंजाइम का जो है पहले जो है श्रावण होता है, और वह जो है स्टार्च यानी जिसे मंड कहते हैं उसको माल्टोज में कन्वर्ट करके मंड का पाचन करता है। मतलब भोजन जब हम मुंह में चबाते हैं तभी से उसके पाचन की क्रिया शुरू हो जाती है। तो प्रश्न अगर बनता है कि मुंह में कौन सा एंजाइम निकलता है या फिर लार से कौन सा एंजाइम निकलता है, तो बार बार पूछा हुआ प्रश्न है, उसको बोलेंगे टाइलिन एंजाइम। अब यहां से समझिए। अब यहां से आइसोफेगस की जो है नली है, इससे आइसोफेगस की नली से होते हुए भोजन आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ के आमाशय से होते हुए, देखिए यहाँ पर देखो आमाशय स्टमक जो आपका पेट है यहाँ पहुंचेगा और यहाँ पर पैनक्रियाज आग्नाशय उसको मिलेगा, और इधर उसका लीवर जिसको आप कहते हैं लीवर यानी एक यकृत कहा जाता है, लीवर यकृत। और यहीं पर गाल ब्लैडर और पित्ताशय। लीवर क्या करता है, सबसे बड़ी ग्रंथि है जहां से प्रश्न पूछा हुआ था आज का। देखिए आज का प्रश्न यहां से आया था कि सबसे बड़ी ग्रंथि पित्र रस का श्रावण करती है और यूरिया का निर्माण। मतलब कहने का मतलब यह है कि लीवर जो है बाइल जूस जो है जिसको जो पित्त रस कहते हैं उसको जो है स्रावित करती है, उसको छोड़ती है, और वह आकर गाल ब्लेडर में जो है पित्त की थैली में इकट्ठा हो जाता है। जितनी आवश्यकता होती है जो है आपके भोजन में आमाशय में, उतनी आवश्यकता वो डिमांड करके वहां से पित्त को ले लेता है। फिर इसी तरह से पैनक्रियाज है जहां पर अग्नाशय रस जो है ट्रिप्सिन एंजाइम निकलता है, पेप्टोन्स है, एमिनो एसिड्स की चेन में कन्वर्ट्स का होता है। ये आपके पैनक्रियाज यानी जो है अग्नाशय से होता है। फिर इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो आपको स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत मिलेगी, फिर बड़ी आंत मिलेगी। विभिन्न प्रकार के एंजाइम का श्रावण इसमें होता है। लेकिन आपको सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यहाँ पर क्या है कि पैनक्रियाज से ट्रिप्सिन, पेप्टोन्स, अमीनो अम्ल, ये सब जो है अग्नाशय रस का श्रावण होता है जिसमें ट्रिप्सिन और पेप्टोन और अमीनो अम्ल होते हैं। और यकृत से जो है हमारी पित्त रस का श्रावण होता है जो गाल ब्लैडर में यानी जो है पित्ताशय में इकट्ठा होता है। आमाशय में तो भोजन आप पेट में इकट्ठा होता है, इसके बाद जो है छोटी आंत बड़ी आंत में होते हुए आपका जो है उत्सर्जन हो जाता है भोजन का। और दीवारों पर गैस्ट्रिक ग्रंथियां जिसे जठर ग्रंथि कहते हैं, इन्हें भी समझिएगा इसकी आमाशय की दीवारों पर। अब गैस्ट्रिक रस में क्या होता है कि HCl का निकलेगा, पेप्सिन निकलेगा, रेनिन निकलेगा। ये सब जो है प्रोटीन के पाचन में सहायक होंगे। प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल करके उसको तोड़ करके उसका पाचन करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड,
पेप्सिन और रेनिन। इसको आप समझिएगा, जठर ग्रंथि जिसे गैस्ट्रिक रस कहते हैं, जो है जिसका श्रावण आपके जो है यहाँ से होता है। इसको आप अच्छे से समझिए दोस्तों, यहां से एक प्रश्न आता है हमेशा और आएगा। अब अगला प्रश्न देखिए, लाहो डैश राज्य का लोक नृत्य है। किस राज्य का है? केरला, मेघालय, महाराष्ट्र, मणिपुर, जिसमें उत्तर लगा हुआ है ऑलरेडी। एकदम ओरिजिनल आपने देखा होगा, किसी का आंसर सीट वगैरह आप डाउनलोड करेंगे तो यही प्रश्न मिलेगा। और मैंने इसमें कुछ प्रश्नों को स्किप करके जो है, जैसे चौथा प्रश्न, बीच के प्रश्न करेंट अफेयर वगैरह के थे, या फिर जो प्रश्न बहुत ज्यादा आने की संभावना, जैसे नहीं होता है कि नहीं स्पेशल उस पर एनालिसिस की जरूरत नहीं थी, एकदम स्टैटिक टाइप की था, तो उनको मैंने नहीं रखा है। मैंने उन्हीं प्रश्नों को रखा है जिनसे बनने और प्रश्न बनने की संभावना है, कई बार रिपीटेटिव प्रश्न है। अब ये देखिए, आपने लाहो तो देख लिया, मेघालय का है, सही उत्तर आपका मेघालय हो जाएगा। यहाँ पर बहुत हमें समय नहीं देना, हमारा मेन फोकस यहाँ पर होगा। टोटल इंडिया के जितने भी लगभग राज्य और उन राज्यों में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहार, जैसे देखिए यहाँ जो है मेघ लाहो, ये देख रहे हैं ना, मेघालय लाहो जिसे कहते हैं मेघ लाहो, ये वाला प्रश्न पूछा हुआ था, है ना। केरल की कथा, केरल कथकली जिसे कहते हैं, केरल की कथा, उससे संबंधित जो देखिए प्रमुख लोक नृत्य व उनके संबंधित राज्य, है ना। पंजे में भांग डालो, पंजाब और भांगड़ा। राजा तुम घूमो, राजस्थान का घूमर। असम की बहू, असम बिहू। अरुण का मुखौटा, अरुणाचल प्रदेश का मुखौटा। मतलब एक कीवर्ड से याद करेंगे। गुजर गई गरीबी, गुजरात का गरबा। छाऊ का छाऊ, झारखंड का छऊ। यूके में गड़ा, उत्तराखंड की गढ़वाली। अंधेरे में कच्ची पूरी खाई, आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी। छतरी में गड़ी, छत्तीसगढ़ की गाड़ी। हिम्मत का धमाल, हिमाचल प्रदेश धमान। गोवा की मंडी, गोवा मंडी। बंगले की काठी, पश्चिम बंगाल की काठी। मेघालय का लाहो, मेघ लाहो। नाग की चोंच, नागालय का चोंग नृत्य हो जाएगा। उड़ी उड़ी बाबा, उड़ीसा का ओडिसी। कान में करो यक्षगान, कर्नाटक का यक्षगान जो है युद्ध नृत्य, इसको आप जानते रहिए। तुम मिले भरत, तमिलनाडु का भरतनाट्यम। उत्तर की रास, उत्तर प्रदेश की रासलीला। यह तो लगभग सारे नृत्यों को एक ट्रिक पर आप इस तरह से अगर याद करेंगे दोस्तों, तो याद हो जाएगा एक कीवर्ड के माध्यम से। इसमें से मैं कोशिश ये करूंगा कि अगर आपको 10 भी याद हो गए, 5 भी याद हो गए, तो ये देने का मेरा जो है मकसद सफल हो जाएगा। यहाँ से एक प्रश्न हमेशा आता है। फिर आइए देखते हैं यहाँ पर लाहो नृत्य। अब देखिए, वही जो लाहो पूछा हुआ था कि भारत के मेघालय का नृत्य है, और जो है बेहदी खलन उत्सव के दौरान किया जाता है। बेहदीन खलम उत्सव पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा किया जाता है। और जयंतिया जनजाति द्वारा इस नृत्य का प्रदर्शन, गारो खासो जयंतिया मेघालय में है, आप जानते हैं, पहाड़ी भी है, जनजाति भी है। और यह देखिए इस नृत्य का दृश्य आपके सामने, लाहो नृत्य का। तो यहाँ से प्रश्न आ रहे हैं, इनको जरा सा आप ध्यान रखिएगा। इसमें अगर आप कहेंगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, तो मैं तो कहता हूँ सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए केरल का कथकली भी बार बार पूछा हुआ है, असम का बिहू भी पूछता है बार बार, और ये जो है झारखंड का छऊ भी पूछता है। उसी प्रकार आगे बढ़ेंगे तो ये गोवा का मंडी, ये मेघालय का लाओ तो पूछा ही था। उड़ीसा का ओडिसी चलिए नहीं, बहुत क्योंकि सेम है तो नहीं पूछ। तुम मिले भरत, तमिलनाडु का भरतनाट्यम याद कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश की रासलीला याद कर लीजिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश का मुखौटा नृत्य भी पूछता है। तो इस तरह से यह तो लगभग इसमें से सारे पूछता है, लेकिन मैक्सिमम ऐसे हैं जो कई बार रिपीट होते हैं। तो लाइक करिए अगर ऐसा कंटेंट आपको पसंद आ रहा हो, आपके एग्जाम में हेल्पफुल हो, तो लाइक जरूर करें दोस्तों, तथा कमेंट में हमें जय हिंद लिखकर बताइए कि कैसा लग रहा है आपको। अब देखिए ओरिजिनल प्रश्नों को देखिए, क्वेश्चन आईडी से टोटल स्क्रीनशॉट मैंने लेकर के यहाँ लगा दिया है, बाकी और उसमें कुछ नहीं, कोई टाइपिंग कोई एडिटिंग नहीं किया है। हो सकता है आपको थोड़ी सी आज क्वालिटी कंटेंट की डाउन लगे, क्योंकि मैंने इसको टाइप नहीं किया, रोज मैं टाइप करके लाता था। कई लोग कमेंट किए कि तो अपने मन से प्रश्न बनाते हैं, या फिर परीक्षा के प्रश्न नहीं है, लेवल का प्रश्न नहीं है। तो दोस्तों मैं लेवल कहाँ से लाऊं? लेवल ये है आपके सामने, एमटीएस। जबरदस्ती आपको डराने के लिए टफ तो नहीं ना कर दूंगा प्रश्नों को। लोग ऐसा बड़े बड़े कोचिंग टफ टफ प्रश्न करवाएं। टफ प्रश्न क्या मतलब? जो प्रश्न आए हैं वो करवाओ, वो दिखो आप। अभी देखिए कोई गया था जो है आंसर भी नहीं दिया है इस प्रश्न का। अमजद अली खान का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा है? सारंगी, सरोद, बीड़ा, नादस्वरम। तो सरोद, अमजद अली खान सरोद के वादक हैं, जो कि सही उत्तर लगा हुआ है। लेकिन जो है जो भी एग्जाम देने गया था इसने चूज नहीं किया, इनको नहीं समझ में आया होगा, क्योंकि इन्होंने ये वाला स्क्रीन नहीं पढ़ के गए होंगे। अब देखिए एक ही स्क्रीन से एक नंबर, छोटी सी स्क्रीन, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी, शिव कुमार संतूर, शिव शिव से संतूर, ठाकुर भीखम सिंह मृदंग, बिस्मिल्लाह खान सानाई फेमस हैं, जाकिर हुसैन तबला वाले आप इनको जानते ही हैं, अमजद अली खान सरोद वाले। यह प्रश्न अमजद अली खान वाला पूछा हुआ है। हरिप्रसाद का बांसुरी वाला भी बार बार पूछता है, शिव कुमार शर्मा संतूर भी पूछता है। इनमें से कोई छोड़ने लायक नहीं दोस्तों, इनको रट दीजिए, 2-4 मिनट का टाइम लेकर के इसको स्क्रीन को पॉज करके पढ़ लीजिए, एक नंबर यहाँ से मिल जाएगा। अब आइए
भारतीय संविधान का देखिए, जो एक मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जाम टाइम में आपका समय वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं। यहाँ पर सिर्फ वही प्रश्न देखिए, मतलब समझिए कि कैसे प्रश्न आपको मिलेंगे। देख लीजिए यहाँ पर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो 5, 210, 370, 26। जाहिर सी बात है कि अनुच्छेद 26 जो है 25 से लेकर 28 तक धार्मिक मामलों का प्रबंधन है, जिसका ट्रिक समझिए कैसे याद करेंगे। धार्मिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णित है? यह प्रश्न आया था जो है एसएससी सीएचएसएल में, और वही देखिए एसएससी एमटीएस में रिपीट किया था इसके पहले भी। तो इस बार 23 में भी यहाँ से इस स्क्रीन से भी एक प्रश्न आएगा और जरूर आएगा, ये जान लीजिए। धार्मिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई। अनुच्छेद 25 से 28 स्वतंत्रता। यहाँ पर इमेज आप देख रहे होंगे, स्वतंत्रता क्या है? गुलामी की बेड़ियां जब टूटती हैं, हम आजाद हवा में जीते हैं, वही हमारी स्वतंत्रता है। और यह स्वतंत्रता हमें मिलती कहाँ से, कैसी दिखती है, क्या है? अगर कोई पूछे कि अपनी स्वतंत्रता दिखाओ, तो आप उसे अपने मौलिक अधिकार दिखाइए कि ये देखिए यही मेरे अधिकार हैं। अगर ये सब अधिकार मेरे सुरक्षित हैं तो मेरे हाथ में यह बेड़ियां लगी, इसका मतलब कि नहीं लगी। अगर ये सब अधिकार नहीं सुरक्षित है तो ये बेड़ियां महसूस की जाएंगी। इस तरह से समझिए। अब समझिए होता क्या है कि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार, एक ट्रिक आप याद करिए, कई बार बताता हूं। समस्त शोध संस्कृति के उपचार के लिए, सम से समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता से स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 पूछा हुआ है। अनुच्छेद 23 शोषण का अधिकार जान लीजिए, ये भी पूछा, बलात्श्रम वगैरह। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 बार बार पूछता है। संस्कृति से संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार 29 से 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, रिट जारी करने का हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है, जिसमें 5 प्रकार की रिटें सुप्रीम कोर्ट जारी करती है। जब उपरोक्त इनमें से किसी एक का हनन होगा तो यहाँ से जो है अनुच्छेद 32 खड़ा होकर इनकी सेफ्टी के लिए रिट जारी करवाने का काम। शोध संस्कृति उपचार, इसको समझ लीजिए, याद करिए दोस्तों, यहां से एक प्रश्न मिलना है आपको और जरूर मिलेगा। अब समझिए, अगला प्रश्न है, अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत में गन्ने का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा था? तमिलनाडु, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो सही उत्तर इसका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। अब समझिए, भारत में फसलों के सबसे बड़े उत्पादक राज्य, इनको एक बार देख लीजिए कि धान की बात करें तो पश्चिम बंगाल धान में, ये देखिए यहाँ से इसको सही करेंगे। गेहूं की बात करें तो उत्तर प्रदेश, गन्ने की भी बात करें तो यूपी, मूंगफली गुजरात, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक असम, चाय असम के बागानों में चाय आप जानते हैं वहां पर। बांस की खेती भी असम, बांस का उत्पादन, पेपर उद्योग में इसका यूज, जूट का सबसे बड़ा उत्पादक पश्चिम बंगाल, जूट पटसन। तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक आंध्र प्रदेश तथा केले का तमिलनाडु, केसर का जम्मू कश्मीर, प्याज का महाराष्ट्र, नासिक की प्याज आती है महाराष्ट्र, पूना वाली प्याज जो आती है। भारत में काली मिर्च का बात करें तो केरल शुरू से ही जानते हैं, कालीकट बंदरगाह पे जो है अंग्रेज वास्को डिगामा वगैरह काली मिर्च ही लेने आए थे। कपास का सबसे बड़ा उत्पादक गुजरात है। उसी तरह से कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक जो है कर्नाटक है। तो आप जानते रहिए, यहाँ से एक नंबर भी आपको मिलेगा दोस्तों। 14 फसलें और उनके उत्पादक, धान पश्चिम बंगाल, गेहूं उत्तर प्रदेश, गन्ना उत्तर प्रदेश, मूंगफली गुजरात, चाय असम। अब थोड़ा थोड़ा अगर आप रोक करके समझेंगे तो याद हो जाएगा। चाय आप बार बार असम के बारे में चाय आप सुने होंगे, चाय कहाँ पर होती है? असम में। चाय की खेती वहां पर सीढ़ीदार जो है खेत बना करके होती है, ये भी आपने देखा होगा, चाय की पत्तियां असम के बागानों से। जूट पश्चिम बंगाल दलदली क्षेत्रों में होती है, डेल्टाई क्षेत्रों में होता है जूट, इसको भी जान ही रहे हैं। तंबाकू की बात करें तो आंध्र प्रदेश में होता है, सड़े गले, मतलब वो भी तटीय क्षेत्रों में, लगभग समुद्री क्षेत्रों में ये भी होता है। केले की बात करें तो तमिलनाडु में। केसर जम्मू कश्मीर, केसर जम्मू कश्मीर का फेमस है, महंगा भी बहुत होता है जम्मू कश्मीर का केसर। प्याज की बात करें तो महाराष्ट्र जान ही रहे हैं। केरल जो है काली मिर्च, केरल में लगभग लोग मसाले वगैरह की लाल मिट्टी पाई थी, मसाले वगैरह यहाँ पर अच्छी मात्रा में होते हैं। तो मसाले जहाँ होंगे वहीं पर तो काली मिर्च होगी। तो इस तरह से अपने माइंड को सेट, दलदली मिट्टी जो है पाई जाएगी, तो कपास का उत्पादन काली मिट्टी, दलदली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, गुजरात में कपास वगैरह होता है। काफी के लिए भी कर्नाटक। तो ये जानते रहिए, यहाँ से एक प्रश्न आता है। अब समझिए, टीयरलेस गवर्नेंस पुस्तक के की लेखक या लेखिका कौन है? अरुण शौरी, एमजे अकबर, किरण बेदी, जसवंत सिंह। तो सही उत्तर टिक हुआ पड़ा है, क्योंकि स्क्रीनशॉट दोस्तों आज आप ये न कहिए, कमेंट करिएगा कि सर इसका उत्तर पहले से, क्योंकि मैंने ओरिजिनल प्रश्न ही लाकर आपके सामने रख दिया है, ताकि आपको थोड़ा सा आज मैं
और मैं आगे कहेंगे तो मैं चेंज कर दूंगा, इसको हटा दूंगा, मैं उत्तर आपको नहीं दिखेगा, मैं जैसे हमेशा कराता तो वैसे कराऊंगा। लेकिन आज मैं ये आपको विश्वास दिलाना चाहता था कि मैं जो प्रश्न कराता हूँ टोटल मैं अपने मन से नहीं दोस्तों, मैं एग्जाम में आए हुए प्रश्नों को जो पीडीएफ होती है डाउनलोड करके या आप लोगों से मंगा करके जो परीक्षार्थी दिए हुए हैं उनसे, मैं उससे जो है प्रश्नों को छांट कर करवाने की कोशिश। किरण बेदी सही उत्तर हो जाएगा इसका, फियरलेस गवर्नेंस बहुत फेमस है, यह पुस्तक है, किरण बेदी को जान ही रहे हैं, राज्यपाल पुदुचेरी। और जो है इनकी ये पुस्तक जो है निर्भीक निर्भय प्रशासन, फियरलेस गवर्नेंस, बहुत बार पूछा, महिला आईपीएस, इनके बारे में तो आप लोग अच्छे। अब समझिए 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को किसने हराया था? निजाम शाह, जहांगीर, अकबर, हरिहर प्रथम। तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में जो है युद्ध होता है, इसको ध्यान रखिए। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को किसने हराया था? अकबर। अब आइए समझते हैं इसको है क्या है। मेवाड़ के लिए, अब यह समझिए यहाँ पर मेवाड़ के लिए हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576, जो युद्ध आपने देखा 1576 का। अब यहाँ पर 18 जून 15 अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच होता है, परिणाम महाराणा प्रताप है। हल्दी घाटी और मेवाड़ की महाराणा प्रताप का साथ देने में घुड़सवारों के धनुर्धारियों में मुगल सम्राट अकबर की सेना के बीच लड़ा गया था, जो है राजा मान सिंह के द्वारा प्रथम जो है युद्ध यह किया गया था, यह तो समझिए। अब अकबर से संबंधित कुछ डेटा अगर आप समझें, अकबर 1556 से 1605 ईस्वी तक की इन्होंने इनका जो है शासन रहता है या फिर इनका जो जीवन काल है। जन्म जो है 42 तक जो है 1542 में जो है 15 अक्टूबर 1542, शासनकाल 56 से 1605, मृत्यु 1605 में हो जाती है। जन्म जो है सिंध के अमरकोट राजपूत राजा वीरसाल के घर में होता है। अकबर का पूरा नाम पूछता है कई बार, तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। इसका पूरा नाम क्या था दोस्तों? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। पिता हुमायूं तथा माता हमीदा बानो बेग, इनको भी आप ध्यान रखेंगे। अकबर का राज्याभिषेक, बैरम खान इनके संरक्षक थे। इन्हीं की देखरेख में पंजाब के गुरदासपुर जिले में कालानौर नामक स्थान पर 14 फरवरी 1556 ईस्वी को मिर्जा अब्दुल कासिम के द्वारा हुआ था। बैरम खान को अकबर का संरक्षक माना जाता था, वजीर के पद पर नियुक्त किया गया था। यह अलग बात है कि बाद में जो है ये बैरम खान की पत्नी को ही संरक्षण देने लगते हैं। हकीकत ये अकबर एक पुस्तक है, हकीकत अकबर, जिसमें अकबर से संबंधित कुछ डेटा जो है एक मतलब स्पेशल डेटा देने का दावा किया गया है। यह पुस्तक है जिसे राजकिशोर शर्मा राजे ने लिखा। यह भी प्रश्न पूछा है कि हकीकत अकबर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो राजकिशोर शर्मा उर्फ राजे द्वारा। इसको जरा सा ध्यान रखिए, एक प्रश्न यहाँ से भी मिल जाएगा। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई है? सुप्रीम कोर्ट, 1853, 1773, 1784 पिट्स इंडिया एक्ट, 1793 चार्टर अधिनियम। तो 1773 का जो विनिमय एक्ट आता है, विनिमय अधिनियम जो है रेगुलेटिंग एक्ट, इसी के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। अब अगर रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 समझना है तो यहाँ पर जरा कि कंपनी के पास जो है सुरक्षित क्या क्या रहता है। कंपनी के अधिनियम भारत में अपनी क्षेत्रीय संपत्ति बनाए रखने की अनुमति देती है, लेकिन कंपनी की गतिविधियों और कामकाज को लंदन से जो है विनिमय जो है किया जाएगा, इसको आप समझिए। भारतीय मामलों पर नियंत्रण करने के लिए इस अधिनियम के माध्यम से पहली बार ब्रिटिश कैबिनेट को भारतीय मामलों पर नियंत्रण रखने का अधिकार मिल गया। पहले तो कंपनी की संपत्ति और सारी चीजों का कामकाज की गतिविधियों को जो है मॉनिटर करने के लिए लंदन से पूरा सिस्टम बनता है। उसके बाद जो है भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद जो है कैबिनेट को नियंत्रण करने का अधिकार दिया गया था। गवर्नर जनरल की बात करें तो बंगाल के गवर्नर जनरल को बदलकर जो है गवर्नर को बदलकर गवर्नर जनरल कर दिया जाता है तथा बंगाल में गवर्नर जनरल और 4 सदस्यों वाली परिषद द्वारा चलाया जाना। वारन हेस्टिंग को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? गवर्नर जनरल, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के। बॉम्बे मद्रास गवर्नर अब बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कार्य करते हैं। तो बॉम्बे और मद्रास को के गवर्नर जो है पहले हो जाता था आपका बंगाल के गवर्नर जनरल, इसके अंडर में हो जाते थे मुंबई के गवर्नर जनरल और मद्रास के गवर्नर जनरल, ये लोग इसके अंडर में काम करते। इसका सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो देखिए यहाँ से प्रश्न उठा दी कि बंगाल अब कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना या जुडिशियर की स्थापना की जानी थी, जिसमें अपीली क्षेत्राधिकार शामिल था, जहां सभी मामलों का निवारण की मांग की जा सकती थी, मतलब अपील की जा सकती थी किसी मामलों पर। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में इसको समझना है दोस्तों। लाइक करिए दोस्तों सेशन को, अगर पसंद आ रहा हो तो ऐसे कंटेंट लगातार मिलेगा आपको। कथकली किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल, कर्नाटक, असम, मणिपुर। केरल का जो है कथकली नृत्य है। असम का बिहू है, आप जानते ही हैं इसको, ये जो है केरल का कथकली। असम मणिपुर की मणिपुरी है, जानते हैं। असम का बिहू, कटी बिहू, बगरुम्बा, ये सब है। इसका कर्नाटक का यक्षगान वगैरह आपने देखा ही। अब आइए समझिए कथकली और केरल,
केरल का कथकली, उससे संबंधित जो भी प्रश्न बन सकते हैं। मैप पर मैंने नृत्यों का पूरा वीडियो कराया है दोस्तों, मैं आई बटन पर आपको दे भी दूंगा, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। कृष्णनाट्यम, रामानट्टम जैसी शैलियों के मूल तत्वों के समावेशन के कारण इसे शास्त्रीय नृत्य का केरल, ये देखिए केरल के मैप से यहाँ पर कथकली दिखाया गया। इस नृत्य के प्रमुख कलाकार कृष्ण नायर, माधवन आनंद, शिवरामन, मृणालिनी साराभाई, कृष्णन कुट्टी, शांताराव है। यह उत्तेजक नृत्य है, शरीर के पूरे अंग नियंत्रण के साथ साथ भावों की गहरी संवेदना की इसमें आवश्यकता होती है। इसी तरह से सारे नृत्यों को मैंने मैप पर करवाने की कोशिश किया है दोस्तों, एक वीडियो बनी है, आप उसे देख लीजिएगा। अब यह प्रश्न इंपॉर्टेंट देखिए, कैंसर जैसी स्थिति के इलाज के लिए विकिरण समस्थानिक या रेडियो आइसोटोप या कोबाल्ट 60 से कोबाल्ट थेरेपी डैश किरणें का चिकित्सकीय प्रयोग होता है। ऑप्शन पढ़ेंगे तब प्रश्न क्लियर होगा, ऐसे बड़े बड़े प्रश्नों को पढ़ने में कंफ्यूज बहुत ना होइए। कहने का मतलब सीधा सीधा पूछ रहे हैं कि जो कैंसर रोगियों का जो आपका जो है आप देखते हैं कि कोबाल्ट थेरेपी होती है कोबाल्ट 60 से, उसमें किस किरण का प्रयोग होता है, डैश लगा। अब होता क्या था, पहले सीधे सीधा प्रश्न पूछते थे, लेकिन अब खाली स्थान जब दे दे रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा प्रश्नों को समझने में तकलीफ होने लग रही है। अल्फा, बीटा, पराबैंगनी, गामा। आप इतना जानिए कि कैंसर में गामा किरणों, देखिए सही उत्तर भी आयोग ने माना है, गामा किरणों का प्रयोग जो है कैंसर के इलाज में होता है कोबाल्ट 60 में, इतना आप जानते हैं। क्या करती हैं गामा किरणें, यहाँ देखिए। अब देखिए रेडियो मार्क्ड एंटीबॉडीज, ब्लड वेसल्स आपको दिख रहे हैं, नसें दिख रही हैं, ट्यूमर सेल्स यानी जो बॉडी की हेल्दी सेल्स आपको जो देखिए कोशिका को दिखाया गया है, और यह सड़ी हुई यानी ट्यूमर सेल्स जिसे कैंसर जहां पर है इसको दिखा रहे हैं। अब रेडिएशन यहाँ पर जब अटैक करता है ब्लड वेसल्स के माध्यम से, तो रेडिएशन इनको तोड़ने की कोशिश करता है, इनको जलाने की कोशिश, यही होती है दोस्तों कीमोथेरेपी, या यही होती है जो है कोबाल्ट 60 की थेरेपी। थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, समझ में आपको आ जाएगी। ये वाली आपकी जो है हेल्दी सेल्स हैं, अगर इनकी बात करें तो ये हेल्दी सेल्स हैं, और ये वाली आपकी बीमार सेल्स हैं, कैंसर वाली सेल्स हैं, इनको आप जानते हैं जिसे ट्यूमर सेल्स कहा गया है। रेडिएशन आप यहाँ से जब अप्लाई करते हैं गामा किरणों का, तो ब्लड वेसल्स वगैरह तो हमारे जो ही हैं, तो ये रेडिएशन आकर के देखिए यहाँ पर इस तरह से बिजली जैसा बनाया गया, यहाँ पर इनको चोट करता है, इनको जलाता है और नष्ट करने की कोशिश करता है। हालांकि इसमें कुछ हेल्दी सेल्स भी प्रभावित हो जाएंगी भाई, लेकिन बाकी मैक्सिमम सेल्स जो है यही वाली प्रभाव टारगेट किया जाता है इस एरिया को, तथा इसको जला करके कुछ कैंसर रोगी को राहत दी जाती है, इनको मारा जाता है। ये समझ लीजिए कि इसको खत्म करने का प्रयास किया जाता है इस कैंसर वाली सेल को, फिर बाद में यहाँ पर हेल्दी सेल्स का निर्माण होता है। यही है जो है आपकी कोबाल्ट 60 थेरेपी, जिसमें गामा किरणों का इस्तेमाल। अगला प्रश्न देखिए, ऐसे ही दोस्तों अगर लगातार आप चाहते हैं कि एग्जाम तक आपको ऐसे प्रश्न मिलते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तटीय क्षेत्रों में रात के समय हवा जमीन से समुद्र की ओर चलती है क्योंकि जल भूमि की तुलना में धीमी गति में ठंडा होता है, भूमि पर निम्न दाब बनता है, भूमि जल की तुलना में धीमी गति से ठंडी होती है, समुद्र पर उच्च दाब बनता है। तो सही उत्तर आपको पता है, यहाँ पर दिया हुआ है कि जल भूमि की तुलना में धीमी गति से ठंडा होता है। अब इसको जरा समझिए है क्या, आप आराम से समझिए, अभी मैं बताता हूं यहाँ पर क्या है। हवा के चलने का, जैसे इधर आप मान लीजिए लो प्रेशर और इधर आपका हाई प्रेशर, प्रेशर माने दाब, आप समझ रहे हैं, लो प्रेशर हाई प्रेशर, तो हवा चलेगी कैसे, उच्च दाब से। भाई हर आदमी जो है जिधर दाब ज्यादा रहेगा उधर, जिधर खुला रहेगा उधर तो जाएगा, तो उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ चलेगा, इधर से इधर की तरफ जाएगा, यहाँ जो खाली स्थान इधर भरने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर यही बताना चाह रहे हैं कि यदि कह रहे हैं रात के समय में तटीय क्षेत्रों में, तटीय माने समुद्र के किनारे, रात के समय में हवा जमीन से समुद्र की ओर चलती है। जमीन का मतलब कि यह लैंड हो गया और यह सी हो गया, तो ठंडा वाला ठंडा वाला एरिया, यह सी वाला एरिया ठंडा रहेगा और यह गर्म रहेगा। आप जानते हैं जब हवा गर्म होती है तो ऊपर उठती है, तो जब लैंड वाला एरिया गर्म होगी हवा ऊपर उठ जाएगी, तो यहाँ लो प्रेशर जोन बन जाएगा, तथा इधर जो है सी की तरफ ठंडा है तो हाई प्रेशर ठंडी हवा नीचे बैठती है, हाई प्रेशर रहेगा नीचे बैठेगी, तो जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं निकलेंगी। अगला देखिए, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, यस जी यस वाई, बहुत बार पूछा हुआ है, बहुत पुरानी योजना है, वर्ष डैश में शुरू की गई थी, 95, 1992, 1994, 1999। सही उत्तर 1999 से 2000 के बीच में यह शुरू होती है, सन 2000 के बीच में। है क्या, यह देखिए आपके सामने है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को 1999 से 2000 में शुरू किया गया था।
यह योजना स्वरोजगार के सभी पहलुओं जैसे स्वयं सहायता समूह, प्रशिक्षण, ऋण, प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचा, विपणन और गरीबी के लिए एक समग्र पैकेज था। जैसे आप देखते हैं महिलाओं की तरह से सिलाई मशीन वगैरह, या गांव में कह लीजिए कि छोटे बहुत बड़े केंद्र खोलकर उन्हें स्किल डेवलपमेंट कराया जा रहा था। तो यह जो है आपका स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत ही कराया जा रहा था। बहुत पुरानी योजना है, लगभग जो है 23-24 साल पुरानी, 1999 से 2000 तक जो है में यह शुरू की गई थी। तो इसको जानते रहिए, प्रश्न में पूछा था, इस बार भी पूछ सकता है। राज्य में विधान परिषद को समाप्त करने या बनाने, उसका गठन करने की शक्ति किसके पास है? संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के पास, राष्ट्रपति के पास, संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री के पास, संसद के पास। ऑब्वियसली द करेक्ट आंसर इज द पार्लियामेंट के पास, संसद के पास। अब समझते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, ये देखिए, पार्लियामेंट, भारत की संसद, इंडियन इंडियन पार्लियामेंट एंड स्टेट काउंसिल, विधानमंडल में क्या अंतर है, कितने किस अनुच्छेद में है, या कैसे समांतर हैं, एक साथ समझेंगे दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए, अगर भारत की संसद की बात करें, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की बात करें, तो अनुच्छेद 79, मैंने इसको बताया भी है, सरला, सरला। अब इससे जरा से याद करेंगे, स से संसद, र से राज्यसभा, ल से लोकसभा। तो स से संसद का मतलब कि 79 में आपको संसद दे दिया गया है। र से राज्यसभा का मतलब कि 80 में, इसके बाद 80 आएगा तो 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा, ला 81, इसको तो जरा आप याद रखिएगा ही। तो 79 संसद, 81 में देखिए लोकसभा की बात की गई, जिसे निम्न सदन या जनता का सदन या डायरेक्ट लोग चुनाव लड़के यहाँ जाते हैं। उसी प्रकार अब इसको समझ के इधर आ जाइए विधानमंडल की तरफ। यह देखिए राज्यों की बात करें तो यहाँ विधानमंडल 168 में है, और 170 में विधानसभा, जैसे वहां लोकसभा है केंद्र में, यहाँ विधानसभा है। यह भी निम्न सदन है, जनता द्वारा डायरेक्ट लोग चुने जाते हैं, तथा यह जो है 5 साल इसका कार्यकाल होता है, यह भंग भी हो जाती है। डायरेक्ट प्रत्यक्ष चुनाव से लोग जाते हैं। निम्न सदन, प्रिय सदन, जनता का सदन, यह भी है। अब यहाँ पर जिस प्रकार से राष्ट्रपति कार्य करता है, संसद को सत्र बुलाता है, उस प्रकार यहाँ राज्यपाल कार्य करता है, सारी चीजों को डील करता है राज्यपाल, इसको भी आप जानते रहिए। फिर राज्यसभा का काम है, उच्च सदन इसे कहा जाता है, पढ़े लिखे लोगों का सदन कहा जाता है, यह भंग नहीं जल्दी होती है। अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा है, तो उसी प्रकार से अनुच्छेद 169 के तहत विधान परिषद इक्वल टू राज्यसभा कार्य करती है, जिसे उच्च सदन कहा जाता है, और इसे एक साथ भंग नहीं किया जाता है। यह पूरी प्रक्रिया इस तरह से चलती रहती है। जैसे अब समझिए होता है, सीधी सी आप यहाँ पर एक साथ कंपैरिजन करके देखिएगा कि लोकसभा जहां वहां पर है, अगर आपको लोकसभा काम करते हुए दिख रही है, लोकसभा समझ में आ रहा है, तो वो ऐसी ही आपकी विधानसभा है। राष्ट्रपति जिस प्रकार कार्य केंद्र में करता है, तो राज्य में राज्यपाल करता है। राज्यसभा जिस प्रकार से कार्य करती है, अनुच्छेद 80 जो है केंद्र में, तो विधान परिषद कार्य करती है, अनुच्छेद 169 विधान परिषद राज्य में। इसको आप समझिएगा। सत्र वगैरह बुलाने का काम राष्ट्रपति का होता है, मीडिएशन का काम राष्ट्रपति को होता है। यह दोनों लोग किसी विधेयक पे विवाद कर लेते हैं, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, तो बीच में जो है राज्यपाल जो है एक मीडिएशन का काम करता है, इसको तो आप जानते हैं। भारतीय संविधान में संसदीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है, तो ब्रिटेन के संविधान से ली गई संसदीय प्रणाली। इसको भी एक नंबर सिक्योर करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से प्रश्न आता है दोस्तों, इसको समझिएगा, एक दो बार समझ में आ जाएगा। अब अगर यह बात करें जो है अनुच्छेद 169 में नियम बनाने का अधिकार जिसको कहते हैं, कि किसी राज्य में विधान परिषद का निर्माण या उसे समाप्त करने का अधिकार किसको है? संसद को। विधान परिषद पर आंशिक रूप से अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है, कुछ भागों में मनोनीत भी इसे किया जाता है, तथा यह एक अस्थाई सदन है राज्यसभा की तरह, अस्थाई नहीं है। कैसी रही है? अस्थाई है। हर 2 साल पे 1/3 लोग इसमें जो है रिटायर होते हैं, लेकिन कभी पूरी तरह से भंग नहीं होती। इनके सदस्यों का कार्यकाल जो है 6 वर्ष होता है, आप इसको जान ही रहे हैं, तथा संविधान के अनुच्छेद 169 से इसे पावर मिलती है, इसको भी आप जानते रहिए। विधानसभा में विशेष बहुमत 2/3 से पारित होना अनिवार्य है गठन के लिए, इसको ये भी प्रश्न पूछा हुआ। तो यह मेन मेरा मोटो आज इसको देने का था, इसको याद रखिएगा, यहाँ से 1 नंबर मिलेगा दोस्तों आपको। अनुच्छेद 79 संसद से, 81 लोकसभा, 80 राज्यसभा, राष्ट्रपति तो जानते ही हैं। फिर इसके बाद दूसरी तरह से 168, 170, 169 याद रखिएगा। अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत के पड़ोसी देश म्यांमार की राजधानी क्या थी? ढाका, थिम्पू, बीजिंग, नेपिदा। तो सही उत्तर हो जाएगा जो है नेपिदा, जो है इसको तो जानते रहिए। ढाका आप जो है, ढाका, थिम्पू, बीजिंग, चाइना वगैरह, इसको अब क्या है, आइए जरा यहाँ देखते हैं। भारत के पड़ोसी राज्य यानी देश जिसको कहते हैं, भारत के पड़ोसी देश और उनकी राजधानी, एक बार देखिए 1 नंबर यहाँ से भी मिलता है। इधर दिशा पूछता है बार बार, तो ऐसे आप अगर यहाँ पर लाइन खींच देंगे, मैप पर पढ़ेंगे तो आसान रहेगा। यहाँ आपका नॉर्थ हो जाएगा, यहाँ आपका साउथ हो जाएगा, यहाँ आपका
ईस्ट हो जाएगा, यहाँ आपका वेस्ट हो जाएगा। अब पाकिस्तान की बात करें तो नॉर्थ वेस्ट में यहाँ पर पाकिस्तान हो जाएगा और इसकी राजधानी इस्लामाबाद है। उसी प्रकार अफगानिस्तान की बात करें तो उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट जिसे कहते हैं, उत्तर पश्चिम यहाँ पर आपका अफगानिस्तान हो जाएगा और यहाँ की राजधानी काबुल है। फिर इस दिशा की बात करें तो उत्तर पूर्व की बात करें, जिसे उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, इधर नेपाल, भूटान और चीन, तीन राज्य, तीन देश हैं। तो चीन की बीजिंग हो जाएगी, नेपाल की काठमांडू जहां सार्क का मुख्यालय है, तथा भूटान की थिम्पू हो जाएगी। कौन सी दिशा है दोस्तों? उत्तर पूर्व, याद रखिएगा। उसी प्रकार दक्षिण पूर्व की बात करें, ये वाली दिशा की बात करें दक्षिण पूर्व की, भाई कोई देश एग्जैक्ट उसी दिशा में तो है नहीं, ये किसी न किसी कॉर्नर पे बसते हैं। तो इधर की बात करें तो इधर आपको म्यांमार दिखेगा और बांग्लादेश दिखेगा। तो बांग्लादेश की ढाका है और म्यांमार की जो है नैपिटा है, इसको भी आप जानते रहिए, यहाँ से प्रश्न आता है। स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको एक बार क्लियर करता हूँ। अगर सेशन पसंद आया तो लाइक करिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करिए, तथा कैसा लग रहा है क्लास, क्या ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में हेल्पफुल है दोस्तों, हमें जरूर बताइए। अब समझिए, यहाँ पर पृथ्वी पर सबसे निचला ज्ञात बिंदु डैश को कहा जाता है, जो प्रशांत महासागर में स्थित है। ग्रेट ब्लू होल, ग्रेट बैरियर रीफ, चैलेंजर डीप, फैक्टोरियल डीप। तो चैलेंजर डीप जिसे मैरियाना गर्त भी कहा जाता है। अभी मैं आपको मैरियाना गर्त का पूरा एक तरफ से पोस्टमार्टम दिखाता हूं। यहाँ पर देखिए, द मैरियाना ट्रेंच वो है क्या। मेरा मेन मोटो है क्वेश्चन तो दिखाने का, मतलब कि आप यही प्रश्न आ रहे हैं और इन्हीं टॉपिक्स को आपको पढ़ना है, यही उद्देश्य है दोस्तों। बाकी प्रश्नों में कोई प्रश्न तो आपको उत्तर सहित में दिया हूं, तो उसको सॉल्व करने का देखने का कोई मतलब नहीं, वहां से तो केवल आपको उत्तर पता चल जाएगा। लेकिन ये टॉपिक देखिए, मैरियाना गर्त या चैलेंजर डीप जिसे कहा जाता है, पृथ्वी पर ज्ञात सबसे गहरा बिंदु माना जाता है। मैरियाना गर्त पश्चिमी प्रशांत महासागर में एक अर्धचंद्राकार खाई दिखाई देती है। ये देखिए कुछ इस प्रकार से अर्धचंद्राकार खाई, जो गुआम के पास मैरियाना द्वीप के पूर्व में है। मैरियाना गर्त पृथ्वी के सबसे गहरा बिंदु है। तरल सल्फर कार्बन डाइऑक्साइड को बुदबुदाते हुए सक्रिय मिट्टी के ज्वालामुखी और समुद्री जीवन समुद्र स्तर पर 1000 गुना दबाव के अनुकूल है क्या इसमें? अब यहाँ पर माउंट एवरेस्ट देखिए, यहाँ तक समा जाएगा 8849 यानी 8850 मीटर की जिसकी ऊंचाई है, वह यहीं तक मैरियाना गर्त में अगर आएगा तो यहीं फिर भी इतनी गहराई बच जाएगी। एवरेज ओशियन कितना होता है? 4267 मीटर एवरेज ओशियन गहराई इतनी होती है। उसी तरह से मिलिट्री सबमरीन कहाँ तक जाती है? 900 मीटर तक जाती है। ये टोटल सिस्टम किससे समझिएगा, तब आपको समझ में आएगा। फिलीपींस और मैरियाना ट्रेंच देखिए, यहाँ पर लोकेशन भी दिखाया गया मैप पर आपको। तो यह एक कंपेरिजन दिखाया गया है कि 1000 मीटर से लेकर 11000 मीटर के जो है अंदर तक जो है इसको बताने की कोशिश की गई कि अगर इसमें माउंट एवरेस्ट को डाल दिया जाए तो यहाँ तक आते आते माउंट एवरेस्ट फिर भी नहीं इसकी गहराई को पाट पाएगा। यह आपकी मैरियाना। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का उदाहरण है? फेडरल बैंक, एचडीएफसी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, एक्सिस बैंक। तो सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है पंजाब नेशनल बैंक। कैसे? अब आइए यहाँ पर देखते हैं। भारतीय बैंकिंग प्रणाली में सहकारी ऋण संस्थाओं ने 12 सार्वजनिक बैंक, कितने? 12 जो है सार्वजनिक बैंक, 22 निजी क्षेत्र के बैंक, 44 विदेशी बैंक तथा 56 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को शामिल किया गया। 1485 सहकारी बैंक तथा 96,000 ग्रामीण सहकारी बैंक। अब आपके 1485 और 96,000 तो पूछेगा नहीं, हमसे पूछेगा क्या? मेन समझिएगा डेटा को, हमसे निजी बैंकों को पूछेगा, हमसे सार्वजनिक बैंकों को पूछेगा। लेकिन इसमें भी बदलाव होता है। क्या है कि 2017 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 27 से घटाकर 2022 में इसे 12 हो गया था। कितने हो गए? 12 कर दिया गया। कई का विलय कर दिया गया, जैसे यूबीआई में आंध्रा बैंक का विलय किया गया, पीएनबी है उसमें कई का बैंक विलय किया गया, बैंक ऑफ बड़ौदा, तो कई सारे बैंकों को विलय किया गया। भारत के वित्तीय सेवा विभाग के अनुसार क्षेत्र जो है सार्वजनिक क्षेत्र में 12 बैंक इस प्रकार है, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ इंडिया है, महाराष्ट्र बैंक ऑफ कैनरा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, और ये देखिए प्रश्न पूछा था पीएनबी, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक और स्टेट बैंक ऑफ। इतने बैंक हैं जो सार्वजनिक क्षेत्र में पब्लिक सेक्टर में जो है काम कर रहे हैं। सरकारी बैंक जिन्हें आप आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं, ये भी आप जानते हैं। बाकी प्राइवेट निजी क्षेत्र में एचडीएफसी वगैरह हैं, आईसीआईसीआई है, एक्सिस है, सब तो आप जानते ही हैं। तो ये बैंक है, यहाँ से प्रश्न आता है, एक नज़र इसको जरा देख लीजिएगा। कैसी लगी हमारी आज की सेशन, हमें बताने की कोशिश करिए दोस्तों। स्कैन करिए टेलीग्राम, यहाँ पर ज्वाइन करिए, यहाँ पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। पीडीएफ आज मैं डाल दूंगा, इसके पहले मैं नहीं डाल पाया था। तथा चैनल को लाइक, कमेंट, वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल किसी तरह किसी इंटरेस्टिंग सेशन।